नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 में मॉडल पेपर हो रहे हैं और उनमें 8वां मॉडल पेपर चल रहा है। एक लेक्चर 8वें मॉडल पेपर का हो गया है। सेकंड में थर्ड क्वेश्चन में हम फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 3 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऑफलाइन में कर लिए। तो अब देखिए ध्यान से, दो आपको समीकरण दी हुई है, 2x + 3y और बराबर 7। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये 7 अगर मैं इस तरफ लिखूंगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये क्यों लिखा है वो अभी मैं बताऊंगा। दूसरी समीकरण है k + 2 × x और -3 1 - k × y, और आगे लिखा हुआ है उसको मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा 5k + 1 और बराबर 0। आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब x और y इनके गुणांकों की हम तुलना करते हैं तो बराबर में 0 होना चाहिए ना। अब ध्यान से देखना, इसमें आगे ये बोला हुआ है कि हल अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है, यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है या हो तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर अनेक हल होते हैं तो ये जो अनुपात तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। अब यहाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए a1 है ना, यहाँ x का गुणांक होता है पहली समीकरण में, कितना है 2। दूसरी समीकरण में वो गुणांक कितना है, k + 2 है, बराबर b1 का मान कितना ऊपर देखो 3 है और b2 का मान यहाँ पर ये पूरा है, तो ये है -3 और 1 - k। ठीक है, यहाँ अगर c की बात करेंगे तो वो -7 है और यहाँ c का मान कितना है, वो है -5k और +1। एक काम करते हैं, इन दोनों को बराबर करते हैं हम। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप इन तीनों में से किसी को बराबर कर सकते हो, लेकिन पहले दो अगर पदों को मैं बराबर करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है 2/k + 2 और आगे लिखा हुआ है 3/-3 × 1 - k। पहली बात तो 3 से 3 कट गया एक बार, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 - k को मैं 2 से गुणा करूँगा, तो यहाँ माइनस है तो ये 2 को यहाँ गुणा करेंगे। पहले आप एक काम करो, इस माइनस को अंदर गुणा करो। अगर इस माइनस को मैं अंदर भेजता हूँ तो वो k + का हो गया और 1 क्या हो गया, माइनस का। सिंपल है बिल्कुल, एक माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस प्लस का k होगा और 1 माइनस का हो जाएगा। सामने देखो, k + 2 को 1 से गुणा करेंगे तो k + 2 ही आएगा। 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2k - 2 और बराबर आएगा k + 2। यहाँ ध्यान से देखो, k को इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ केवल k बचेगा। क्यों? क्योंकि 2k में से 1 k को घटाएंगे तो k बचेगा और ये 2 सामने भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि 2 वहाँ प्लस का है और ये माइनस वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो k का मान कितना आएगा, 4 आएगा। एक बात और, अगर आप इन दोनों को हल करते हो तो भी आंसर तो उतना ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार के मॉडल पेपर आपको YouTube चैनल पे कम ही मिलते हैं, क्योंकि बुक्स करवा रहे हैं बहुत सारे लोग और बाकी चीज़ें करवाते हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न पे ये वाले क्वेश्चन आपको कम ही मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मिलेंगे ही नहीं, पर बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या समीकरण x² - 7x और +12 बराबर 0 बोला द्विघात समीकरण है क्या। अब इसमें तो नजर ही आ रहा है 2 घात है ना यहाँ पर, तो ये तो द्विघात है ही, लेकिन इस प्रकार का आएगा नहीं। द्विघात समीकरण है, क्यों है थोड़ा सा लिख देंगे, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितनी है, x की 2 है। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है, एक नंबर का x - 2 का होल स्क्वायर बराबर x² + 4। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा हल करना पड़ेगा, फिर बताना होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब इसमें तो नजर ही आ रहा है ये, हल क्या करना है इसे, है ना, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा नहीं। ये 5वां क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, एक आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, 2x² - x और +1/8 बराबर 0। इसके मूल निकालने हैं। पहले इसे हम थोड़ा हल करते हैं। 8 को मैं यहाँ गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 16x²। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो -8x और +1 और 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा।
अब आपको 8 के टुकड़े करने हैं, तो यहाँ मैं 8 को लिख सकता हूँ -4x और -4x। अब -4 -4 माइनस का 8 हो गया और गुणा करने पर 16 आ जाएगा। 4x यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा 4x। 4x पूरा बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा -1। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कॉमन कैसे है। 1 प्लस के पास कितने माइनस होते हैं 2, तब आता है। यहाँ अगर 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर है ना एज इट इज ही रहता है, पर माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का। 4x -1 कॉमन आ रहा है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा 4x और यहाँ बचा है -1 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 करते हैं। 4x -1 को अलग 0 किया और इसी प्रकार 4x -1 को अलग, तो यहाँ से x बराबर 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का और भाग में आ गया 4। इसी प्रकार ये होगा 1/4। दोनों आंसर सेम आ सकते हैं क्योंकि b² - 4ac का मान इसमें कितना है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपल है ये तो। यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर है, अगर कोई बिंदु वृत्त से बाहर है तो उस बाहर वाले बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये तो। अगर ये वृत्त है और एक बिंदु बाहर है, इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम, कितनी खींचेंगे 2। ठीक है, तो 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है इसमें, बस सिंपल था ये तो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये था अभी 7वां। 8वें क्वेश्चन में आपसे दूरी पूछी गई है, इसीलिए आपको दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो आना चाहिए। अगर एक बिंदु P है, दूसरा Q है, अगर P बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है और Q बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमारे इस क्वेश्चन में जो 2 बिंदु दे रखे हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक बिंदु दे रखा है a, b और जो दूसरा बिंदु है वो है -1, -b। अब यहाँ हम दूसरे बिंदु को मानेंगे दूसरा यहाँ पर, तो -a लिखा मैंने। ये ज़रूरी तो नहीं है, आप इसे पहला भी मान सकते हो। और ये देखिए माइनस फॉर्मूले का है, यहाँ कितना a है इसका स्क्वायर, y2 का मान -b है, y1 का मान b है इसका स्क्वायर। अब -a और -a माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2a का स्क्वायर और -2b का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं हम 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4a² होगा और ये 4b² होगा। यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो 4 अंदर कॉमन आ रहा है, दोनों के पास 4 है तो अंदर बचेगा a² + b²। 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है, 4 बाहर आ गया तो 2 होगा a² + b²। बस यही फाइनली आंसर है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं उनके मान याद होना चाहिए और उसके बाद में जो है वो कैलकुलेशन इसकी अच्छी है थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ है cos 45 और भाग में लिखा हुआ है sec 30 और cosec 30। cos 45 का मान होता है 1/√2, ये मान आपको याद होने चाहिए। cos 45 का मान होता है 1/√2। sec 30 का मान अगर याद नहीं है तो ये याद होना चाहिए कि sec 30 हमेशा cos 30 का उल्टा होता है। इसका मतलब 2/√3 होगा। क्यों? क्योंकि ये √3/2 जो मान है वो cos 30 का होता है, तो उसको उल्टा करेंगे तो अंडर रूट नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। इसी प्रकार अगर cosec 30 का मान याद नहीं है तो sin 30 का ये उल्टा होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा कितना होता है 2। अब हम यहाँ लघुत्तम करेंगे तो 1/√2 तो मैंने सेम लिखा है, √3 को मैं यहाँ गुणा करूँगा, √3 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये 2 अपनी जगह, 2 √3 को गुणा कर दिया और भाग में वापस क्या आएगा √3। इसे और हल करेंगे तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एक भिन्न के बटा में अगर एक भिन्न और है तो ये नीचे वाली भिन्न हमेशा उल्टी हो जाती है और गुणा में लिखी जाती है। 1/√2 ये भिन्न में √3 ऊपर जाएगा और भाग में आएगा 2 + 2 √3।
अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस ब्रैकेट में यहाँ 2 और 2 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ हम कॉमन लेंगे। ऊपर देखिए √3 है, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो वो 2 मैंने बाहर लिख दिया, लेकिन बाहर पहले से क्या है, √2 है। अंदर बचेगा √3 + 1 या फिर 1 + √3, एक ही बात है। तो यहाँ मैं लिखूँगा √3 + 1। अब इसे हल करने के लिए हम जो हर है उसका परिमेयकरण करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा अंश तथा हर में, अंश तथा हर में। ये आप लोगों को पता है, यहाँ जो संख्या होती है उसमें जो चिन्ह होता है उसका हम उल्टा चिन्ह लेते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ होगा माइनस, से गुणा करने पर। तो गुणा करना है हमें ऊपर नीचे, √3, 2 √2, √3 + 1, ये पूरा मैंने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे, लेकिन गुणा करना है हमें √3 - 1। एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये, √3 - 1, ठीक है, शायद 16 या 17 के पेपर में आया था। √3 - 1 और √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ ध्यान से देखते हो आप तो पता चलेगा कि यहाँ a + b और a - b का फॉर्मूला लगता है। अगर √3 को मैं अंदर गुणा करूँगा तो देखिए √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आता है, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। बाहर जो लिखा है वो सेम लिखूंगा मैं, 2 √2। a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a का मान √3 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। b का मान 1 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 1। ध्यान से देखो ये 2 है और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो नीचे कितना आएगा, 4 √2। ये 2 है, 2 को यहाँ 2 से गुणा कर दिया, 4 हो गया √2। अब नीचे जो अंडर है ना, सिंगल √ उसको भी हम हटा सकते हैं। तो अब यहाँ एक बात लिखनी पड़ेगी, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में √2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब आप ये सोच रहे हो कि सर पता कैसे चलता है कौन सी संख्या से गुणा करना है। देखिए जब प्लस माइनस आता है तो उसी संख्या से चिन्ह बदल कर गुणा करते हैं। जब सिंगल संख्या आती है अंडर रूट में तो उसी संख्या से गुणा करते हैं। √2 को हटाना है तो √2 से ही गुणा करना है। ऊपर लिखा हुआ है 3 - √3 और भाग में हमारे पास है 4 √2 और गुणा करना है आपको ऊपर नीचे √2 से। अब ध्यान से देखना, √2 को यहाँ गुणा करेंगे हम तो ये आएगा 3 √2 और -√6। कैसे हुआ फिर देखो, √2 को यहाँ गुणा करेंगे, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनको ऐसे लिखेंगे हम। लेकिन दोनों अपरिमेय संख्या गुणा होती है तो √3 और √2 को गुणा करने पे √6 आ गया। √2 को √2 से गुणा करने पे 2 आता है और इस 2 को 4 से गुणा करने पर 8। तो ये फाइनली आंसर है। अगर आप यहाँ वैल्यू रख के थोड़ा कर देते हो तो इसमें आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, नंबर तभी मिलेगा जब इतना आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल बात ये है कि आपको यहाँ जो हर है उसका क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। वहाँ अपरिमेय संख्या नहीं बचनी चाहिए, तो इसमें 2 √ आते हैं, दोनों को हटाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी ट्रिग्नोमेट्री का है, क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा हुआ है tan 48, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। tan 23, फिर लिखा हुआ है tan 42 और tan 67 और इसका मान आना चाहिए 1, आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसका मतलब हम लोगों ने क्या ले लिया, LHS। इसमें जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है उनमें से एक को बदलना है। तो 42 और 48 कितना होता है, 90। 23 और 67 भी 90 होता है, इनमें से एक एक को बदलना है। तो tan 48 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 42, ये 48 ही है, 48 को लिखा मैंने इसे। और ये जो tan 42 है वो मैंने इसके पास लिख दिया। tan 23 डिग्री को मैं चेंज कर देता हूँ और लिखूंगा मैं 90 - 67 और tan 67 को एज इट इज रहने देते हैं। ध्यान से देखो, tan 90 - थीटा क्या होता है, ये होता है कोट थीटा और थीटा का मान कितना है, 42। साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, tan 90 - थीटा क्या होता है, ये होता है कोट थीटा। आप लोगों के 10th क्लास में ये 6 फॉर्मूले हैं, लेकिन 11th क्लास में ये फॉर्मूले इनकी कोई लिमिट नहीं है, बनते ही जाते हैं। tan
42 को मैं लिख सकता हूँ 1/कोट 42। अब इसका भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/कोट थीटा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा कोट थीटा का मान कितना है 42, और टेन 67 है, और टेन 67 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/कोट 67। यहाँ कोट 42 से कोट 42 कटेगा और कोट 67 से कोट 67, कुछ भी नहीं बचा है, तो एक एक को गुणा करने पर एक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट मैं यह करवा देता हूँ, नंबर 11 है, ध्यान से देखना। इसमें ये लिखा हुआ है माध्य। माध्य आपको दिया हुआ है 16, फिर बहुलक दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है 13, आगे पूछा है माध्यक। माध्यक आपसे पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुणा माध्य, 3 गुणा माध्य नहीं माध्यक होता है, सॉरी, 3 गुणा माध्यक और -2 गुणा माध्य, ये होता है। तो 3 गुणा माध्यक, माध्यक तो हमें निकालना है, तो मैं माध्यक लिख देता हूँ। लेकिन बहुलक तो हमारे पास है, कितना है बहुलक 13, और -2 गुणा माध्य, माध्य कितना है हमारे पास 16। ये देखिए 16 दूना 32 है। अब इस 32 को मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो 13 और 32 यहाँ आकर प्लस का हो गया, 3 गुणा माध्यक बचेगा। ध्यान से देखना, 32 और 3 35, 45 हो गया ये, और ये 3 गुणा में कहाँ गया भाग में, तो माध्यक कितना आ जाएगा, 3 से कटता है 15 बार, तो ये 15 आंसर है। माध्यक कितना आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, योग वाला। अभी पता चलेगा आपको क्या पूछ रहा है। इसमें 1-2 क्वेश्चन और मैं बताऊंगा। ये पूछ रहा है कि 2 पासों को फेंक रहे हैं, या फिर ये है कि एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, एक ही बात है। तो अगर 2 पासों को फेंका जाता है तो आपको पता है एक पासे पर कुछ अंक आएगा, दूसरे पर भी कुछ न कुछ अंक आएगा। उन अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता पूछी इसने। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और ये बोल रहा है कि 2 पासे उछाल रहे हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कुल परिणाम कितने बनेंगे। कुल परिणाम, एक पासे को उछालने पर 6 बनते हैं, 2 पासों को उछालने पर 6 गुणा 6 कितना बनेगा, 36 बनेंगे। और ये आपको पता भी है कि 1 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, इसी प्रकार 6 तक अंक आ सकते हैं। तो फिर 2 के साथ भी आ सकते हैं, 3 के साथ भी। तो अगर 1 के साथ 6 अंक आ रहे हैं, 2 के साथ भी 6 अंक, तो ऐसे 3 के साथ भी 6 अंक, तो कितने बनेंगे टोटल, 36 बनेंगे। अब इसमें आपको ये पूछा गया है कि उछालने पर अनुकूल जो परिणाम है, अनुकूल परिणाम, इसमें यह बोला गया है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7। पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले 1 के साथ हम 1 लिखते हैं, फिर हम 1 के साथ 2 लिखते हैं, 1 के साथ 3 लिखते हैं। तो इन अंकों का योग यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ पर योग 3 हो रहा है, और यहाँ पर योग 4। पर यह बोल रहा है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो मुझे ये बताओ कि 1 के साथ कितना लिखना पड़ेगा, 6 हो गया ना, 7, 1 और 6 कितना हो गया, 7। तो फिर इसका उल्टा भी लिख देना चाहिए, 6,1 भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर 2 लिखूंगा मैं, 2 के साथ 5 आना चाहिए, और 5 के साथ 2 भी आ सकता है। इसी प्रकार 3 के साथ 4 आएगा, तो फिर 4 के साथ 3 आएगा। बस इतने ही बनेंगे, अनुकूल परिणाम इतने ही बनेंगे। तो ये है कितने, 6 है। तो अगर प्रायिकता लिखेंगे हम, थोड़ा आपको डिटेल में फॉर्मूला वगैरह लिखना चाहिए। ऊपर आप लिखते हो अनुकूल परिणाम, बटे में लिखते हो कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6, और कुल कितने हैं, 36। 6 1 टाइम कटेगा, ये 6 टाइम, 1/6 आएगा। PE सिंपल है, लेकिन सिंपल को भी करने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3rd क्वेश्चन आता है उसमें 12 क्वेश्चन आते हैं, वो हमने कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या पूछा है। इसमें यह बोला गया है 3 संख्याएं दे रखी है, 180, दूसरी संख्या 72 है, और तीसरी संख्या है 252। इन दोनों में इन तीनों संख्याओं के लिए आपको HCF निकालना है और LCM दोनों निकालने। LCM और HCF दोनों ही पूछे। तो ध्यान से देखो, आप लोगों को ये पता है LCM और HCF निकालने के लिए
इन सभी को अभाज्य गुणनखंडों में बदलना होगा। 180 में 2 का भाग करेंगे तो 90 आता है, 90 में 2 का भाग करने पर 45 आता है, 45 में 3 का भाग करने पर 15 आता है, और 15 में 3 का भाग करने पर 5 आता है। अगर इसे मैं पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे और 5। इस प्रकार क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम घातों का कंपैरिजन करके तो एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे। 72 में 2 का भाग करने पर 36 आता है, फिर 2 का भाग करेंगे 18 आएगा, फिर 2 का करेंगे 9 आएगा, और 3 गुणा 3 9 ही होता है। तो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर कितनी आएगी? 2। फिर देखिए 252 में अगर हम भाग करते हैं तो यहाँ से आएगा 126, 2 का भाग करेंगे 126 आएगा, 126 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 63, और 63 में अगर हम भाग करते हैं 3 का तो कितना आएगा? 21, और 21 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो ध्यान से देखो, एक बार वापस देखना, तो अगर मैं 7 तिये 21, 21 तिये कितना? 63, और 63 दूना 126 के कितने आएगा? तो 2 की पावर 2 हो गया, गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 7। आप लोगों को ये है ना क्लियर पता होना चाहिए। क्लियर का मतलब है विदाउट एनी कन्फ्यूजन। इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि HCF में कौन सी घातें आती है और LCM में कौन सी। HCF में सेम संख्या की छोटी घातें आती है। इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 3 है, और इसमें 2 की पावर 2 है, तो छोटी घात 2 की पावर 2 होगी। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 सेम है, तो बस किसी को ही लिख दो। अब इसमें ना 5 है पर इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें 7 है पर ऊपर नहीं है, तो नहीं लिखना है, बस इतना ही आएगा। तो ये आएगा 4 और गुणा में कितना आएगा? 9, तो कितना हो गया? 36। अगर बात करूं मैं LCM की, तो LCM में आपको ये पता होना चाहिए कि LCM में समान संख्या की बड़ी घातें लिखते हैं, और जो संख्या समान नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो 2 की पावर कौन सी आएगी? 3 आएगी। देखिए 2 की पावर 3 बड़ी है, 3 की पावर तो 2 ही है, तो 3 की पावर 2 ही लिखेंगे। 5 भी आएगा और ये 7 भी आएगा, तो यहाँ मैं 5 लिखूंगा और यहाँ फिर 7। ध्यान से देखना, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, गुणा 5 गुणा 7। तो 8 को 9 से गुणा करने पे 72 आता है, इसको 5 से फिर 7 से, तो 5 से गुणा करेंगे 0 1 और ये 35 और 1 36 गुणा 7 है, इसको गुणा करेंगे 7 को 6 से 42, 2 4 21 25, तो 2520 इसका एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्ज़ाम में इसी तरीके से करते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आप लोग एक बार लिखते हो फिर उसे काटते हैं फिर दोबारा लिखते हैं, ये गलत है। एग्जामिनर ये सोचेगा कि ये इसका माइंड क्लियर नहीं है, तो फिर वो नंबर है ना थोड़े वैसे ही काट लेता है। 5वां क्वेश्चन देखो, इसमें ये लिखा हुआ है f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग तथा इसका गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, पहले हम एक काम करते हैं, शून्य की ज्ञात करेंगे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान कितना होता है? 0। तो f(x) की जगह हम यहाँ px आए f(x) आए gx आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुपद है रखने पर। तो अगर मैं f(x) का मान 0 लिखूंगा तो 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो 12 आता है, और टुकड़ा हमें करना है केवल माइनस x का, तो ये आएगा 3x² प्लस 3x और माइनस 4x और माइनस 4। यह क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था। यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ क्या बचेगा? x। ये 3x बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा? 1। माइनस 4 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अलग अलग 0 करेंगे, 3x माइनस 4 को भी 0 करेंगे, तो x बराबर कितना आएगा? -1, और यहाँ से x बराबर आएगा माइनस तो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा 4/3। ये 3 गुणा में भाग में आ गया। लेकिन आपसे एक बात और पूछी है इसने, ये पूछा है कि शून्यकों का योग बताओ और शून्यकों का गुणनफल। तो ये सिंपल है, अगर आपने शून्यक निकाल लिए तो फिर हम इनमें ना डायरेक्ट मान रखेंगे, वैसे नहीं निकालना है तुलना करके। -1 और इसको हम जोड़ देंगे
तो 4/3 और -1 को एक बार, अब आप सोच रहे हो सर आपने तो घटाया नहीं है, ये -1 वहाँ फॉर्मूले सॉरी -1 खुद का है, x का मान ही क्या है -1 है। यहाँ गुणा करेंगे 4/3 को -1 से, तो इनको घटाने से कितना, ध्यान से देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 4 में से घटाएंगे कितना आएगा 1/3 और गुणा करने पे आएगा -4/3। सिंपल है ये। और इसका चलो एक तरीका और बता देता हूँ मैं। आपको ये पता है कि इस समीकरण में अगर हम तुलना करते हैं तो x² का जो गुणांक है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ 1 बनाने के लिए आपको 3 का भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 का भाग करेंगे और यहाँ भी 3 का भाग, ठीक है, और बराबर क्या है इसमें 0। अगर मैं यहाँ से ये लिखूँ, ध्यान से देखना, x² -α + β इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बाकी क्वेश्चन में हम इस प्रकार से करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है अगर तुलना करोगे तो x को x के बराबर रखेंगे, माइनस को माइनस के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा 1/3। ध्यान से देख लो ये 1/3 ही है, ये देखो 1/3। और अगर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा देखते हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो है 4/3, तो इक्वल ही आएगा। पर अगर आपने अल्फा और बीटा का मान अलग अलग निकाल लिया है तो फिर तुलना करने की और वो भाग करने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ना और घटाना ही तो है, तो सिंपल यही करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आज का लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसमें लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी है। मैंने पहले भी बोला था एक लेक्चर में कि खरीदारी का सवाल आता है तो हमें एक एक चीज़ को मानना पड़ेगा। इसमें मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य तो x मान लिया तथा एक गेंद का मूल्य उसे मान लिया y। फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि 7 बल्ले खरीदने हैं, तो एक बल्ले का अगर x मूल्य है तो 7 का कितना हो जाएगा 7x, और 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y, और बराबर कितना है 3800 रुपये है। दूसरी कंडीशन में बोला है 3 बल्ले हैं तो अब की बार 3x होगा, और 5 गेंद है तो ये 5y होगा, और टोटल जो रुपए हैं वो 1750 है। आगे इसने बोला है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें नहीं बोला गया कि आपको ग्राफ से करना है क्या, तो फिर हम करेंगे इसे विलोपन विधि से, है ना। तो विलोपन विधि से करने के लिए आपको पता है कि यहाँ कोई भी एक चर के जो गुणांक है उनको हम एक जैसा बनाते हैं, या तो y के जो गुणांक है उनको सेम बनाओ, या फिर यहाँ x के जो गुणांक है उनको सेम बनाओ। तो चलिए हम बनाते हैं फिर x के गुणांक को सेम। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ 7 से गुणा करने पर ये 21 बनेगा, और यहाँ 3 से गुणा करने पर ये 21। तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 को गुणा करना पड़ेगा 3 से, और दूसरी समीकरण को गुणा करना पड़ेगा 7 से। तो पहले यहाँ मैं 3 से गुणा करूँगा तो ये कितना आएगा 21x, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 18y, और यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 0 0 8 3 24 2 और 9 और 2 11, ठीक है। यहाँ 7 से गुणा करोगे तो ये आएगा 7 3 21x, यहाँ 7 से तो ये कितना आएगा 35y, और यहाँ 7 से गुणा करोगे तो 0 आएगा 35 3 49 3 52 5 और 12। घटाओगे तो यहाँ माइनस माइनस और माइनस आएगा, घटाने पर सेम संख्या ये कट जाएगी। -35 में से 18 निकालेंगे तो माइनस का 17y बचेगा। यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं 0 में से ऊपर वाला 0 घटाऊंगा 0 बचेगा। पहली बात तो माइनस की संख्या आएगी, फिर 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, फिर 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ कितना बचा है 11, यहाँ भी तो 11 है तो बस इतना ही आएगा। और ये माइनस से माइनस कट गया, 17 से ये कटेगा 50 बार। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान है ना 50 आया है, तो एक गेंद का जो मूल्य है वो 50 रुपये आ गया, क्योंकि y को आपने गेंद का मूल्य माना हुआ है। अब मैं लिखूंगा y का मान कोई भी एक समीकरण में रखने पर, तो यहाँ अगर रखेंगे तो 7x + 6
y का मान कितना है 50, तो 50 लिख दिया और इक्वल में है 3800। अब 7x अपनी जगह है, यहाँ गुणा करेंगे ये 300 आएगा, 300 का अगर दूसरी तरफ भेजेंगे तो 3800 में से 300 घटा देंगे, 7x बराबर ये घटाने पे कितना बचेगा 3500, और 7 से ये 3500 कटता है 500 बार, तो x इक्वल कितना आएगा। तो आपसे बस यही पूछा गया है कि एक गेंद का मूल्य कितना है और एक बैट मतलब बल्ले का मूल्य कितना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।